नेक्स्ट हमने जो समझना है वो है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हमने क्या समझी थी, स्टेट्स या टाइप्स कह सकते हैं आप इक्विलिब्रियम की। अब हमने कंडीशंस को समझना है कि इक्विलिब्रियम में, किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही सिंपल हैं। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m में, यानी फोर्स जो है वो इक्वल होती है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। इफ़ द बॉडी इज इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम व्हेन a इज इक्वल टू 0। कोई भी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है यानी चेंज इन स्पीड नहीं है, कोई भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो चल रही है या तो रेस्ट में है। देयरफॉर नेट फोर्स F शुड बी इक्वल टू 0 और समेशन F इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो उस पर जो एक्ट कर रही हैं वो इक्वल होना चाहिए 0 के, अगर कोई बॉडी जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। अगर जितनी भी फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम, आपको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन के लिहाज से भी फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, उनका सम करने पे उनका जो इक्वल है वो 0 के इक्वल आ रही हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसने फॉलो की है। समेशन F जो है वो इक्वल है 0 के, तो इस वजह से वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है कि एक लाइन के अंदर जो है वो मोशन किया जा रहा है, उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। मज़ीद हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा केस है जिसमें कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जैसे F1, F2, F3, जिनके रिजल्टेंट जो हैं वो F के इक्वल हैं, तो उनकी जो है उनको हम पहले रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर, जो कि Fx और Fy होते हैं। तो उनके दोनों का हमें सम जो है वो 0 के इक्वल लाना है। ठीक है, Fx जो है वो तमाम फोर्सेस का Fx जो है वो समेशन Fx इक्वल टू 0 होगा। सम मीन्स तमाम Fx कंपोनेंट जो है उनका सम 0 के इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह जो y डायरेक्शन पे है y कंपोनेंट, उसका सम भी सम ऑफ ऑल Fy इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन को इस लिहाज से हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूँ लिखते हैं, द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग x एक्सिस शुड बी 0 एंड सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग y एक्सिस शुड आल्सो बी 0। तो ये दोनों तरह से आप इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक इसका पॉइंट है वो अगेन मैं बता दूं कि यही है, समेशन F इज इक्वल टू 0। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। यह भी बहुत इजी है। ये बेसिकली लीनियर मोशन के बारे में नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में है। The second condition of equilibrium imply to the rotational equilibrium, which mean that the body should not rotate under the action of the forces। अब हमने पहले जो है वो ये तो समझा कि बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोटेट एक ही जगह पे फिक्स होके रोटेट तो कर सकती है ना। तो इस लिहाज से भी इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन करना पड़ा। उसके लिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बनानी पड़ी। उसमें क्या है, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी, टू फोर्सेज F1 एंड F2 ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन इट इन केस ए बोथ फोर्सेज एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे जो है वो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे ऑपोजिट मूव कर रही हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन केस बी में देखें, एक कपल जो है वो आपने पढ़ा था, कपल पेयर ऑफ फोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। The lines of action of two forces are different since magnitude of F1 and F2 are equal, so the resultant force is 0 in both the cases। लेकिन इनका जो बेसिक पॉइंट दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में भी सेम है, तो अगर इनका सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। Thus the first condition of equilibrium is satisfied, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी कि ये फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया और रिजल्टेंट 0 के इक्वल आया। द फोर्सेज आर फॉर्मिंग अ कपल विच कैन अप्लाई टॉर्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट द पॉइंट।
फोर्सेस तो कैंसल आउट होगी, लेकिन स्टिल जो है वो रोटेशन स्टार्ट हो गई, बॉडी ने जो है वो रोटेट करना जो है वो शुरू कर दिया। तो इस सूरत हाल में हमें सेकंड कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की वो फॉर्म करनी पड़ी। देयर इज़ नो नेट टॉर्क शुड बी एक्टिंग, कि अब ये मूव तो कर रही है ना, तो यहाँ पे एक कोई नेट टॉर्क जो है ना वो भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए इस तरह से बॉडी में। तो इसके लिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर्म की गई, जिसमें हमने जिसको यूं एक्सप्लेन करते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो, यानी कि बॉडी के ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली हम यूं एक्सप्रेस करते हैं, समेशन टी टॉर्क के लिए जो ग्रीक वर्ड है जिसे ताओ बोलते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो। हैंस अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन, अब इसके भी जो है कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है एक वाई कंपोनेंट है, तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो एंड समेशन टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। ओवरऑल हमारे पास ये एक इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ जो है रूल्स या स्टेप्स हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो रूल है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच इक्वेशन 4.8 एंड 4.9 आर टू बी अप्लाइड। इक्वेशंस क्या हैं जी, सम ऑफ ऑल टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसी तरह सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो, या समेशन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ईच ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली, हर ऑब्जेक्ट जिस पे आपने ये फाइंड आउट करना है उसे सेपरेटली ट्रीट करना है। ड्रा अ डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कोशिश करें कि एक आप डायग्राम बना लें जिससे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती फोर्सेस को आप एक्सप्रेस करें, और सिर्फ आपने वो वाली फोर्सेस जो हैं वो मेंशन करनी है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, ना कि ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, इसी तरह चूज अ सेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस सच दैट as many forces are possibly lie directly along x axis and y axis, it will minimize the number of forces to be resolved into component। तो कह रहे हैं कि x और y कंपोनेंट जो हैं वो फोर्सेस के ड्रा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी फोर्स ना ड्रा करें, कोशिश करें कम से कम ऐसी फोर्सेस ड्रा करें जिनके हमें कंपोनेंट x और y फाइंड आउट करने पड़े। नंबर 4 पे बताया जा रहा है जी, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ द एक्सिस इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नंबर 4 जो है उसमें ये समझाया जा रहा है कि पहले आप लोगों ने उन फोर्सेस को जो कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे अरेंज थी उनको फाइंड आउट किया। अब आपने उन फोर्सेस को जो कि जिनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो हैं वो नहीं निकले हुए, उनको अभी निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा उनको एक्स और वाई कंपोनेंट में, उनको रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस विच आर नॉट पैरेलल टू आइदर ऑफ एक्स एक्सिस एंड देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जो ना तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है उनको फिर आपने रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, फिर अप्लाई कर देनी है वही इक्वेशन 4.8 4.9, समेशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरे नंबर पे अगर आपने कंपोनेंट्स पे लगानी है तो समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन एफ इज़ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू गेट टू इक्वेशन। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। इफ़ नीडेड अप्लाई इक्वेशन 4.10 बाय पुटिंग समेशन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अगर नीडेड है तो अगर टॉर्क कहीं प्रोड्यूस हो रहा है यानी रोटेशनल मोशन, तो उसके सूरत में आपने ये वाली इक्वेशन भी पुट करनी है। द इक्वेशन कैन बी सॉल्व साइमल्टेनियसली टू फाइंड आउट डिज़ायर्ड अननोन क्वांटिटी, तो इसके थ्रू जो है आप वो कोई भी डिज़ायर्ड अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। 4.5 एग्जाम्पल को अब हम डिस्कस करते हैं ताकि इन रूल्स की हमें कुछ समझ आए। तो a picture is suspended by a mean of two vertical string as shown in figure 4.21. The weight of the picture is 5 Newton and it is acting at the center of gravity. Find the tension T1 and T2 in the two strings. अब ये बेसिकली आपको दो स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं जिनके साथ इस पिक्चर को हैंग किया गया है और इसका वेट उन्होंने बता दिया है 5 न्यूटन है। तो टेंशन जो है वो हमने दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनके अंदर फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन है टोटल अपवर्ड फोर्स जो है,
अब आपको पता है कि ये एक रेस्टिंग पोजीशन में है तो इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल फोर्सेस जो हैं इस पर ज़ीरो होनी चाहिए। तो टोटल अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो एक तो यहाँ पे T1 है यानी स्ट्रिंग 1 के अंदर, और एक स्ट्रिंग 2 के अंदर टेंशन है, वो हमने सम अप करनी है। डाउनवर्ड फोर्स जो है वो हमारे पास 5 न्यूटन है जो कि वेट के इक्वल है इमेज के। सिंस देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है तो समेशन एफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वाई एक्सिस पे हैं, ये भी और ये भी, और इसी तरह ये भी वाली फोर्स भी वाई एक्सिस पे हैं, तो तीनों फोर्सेस जो हैं वो वाई एक्सिस पे हैं। एफ वाई कंपोनेंट तो है इनका, एफ एक्स कंपोनेंट इनका नहीं है। तो इस वजह से हमने लिख लिया समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और समेशन एफ वाई जो है वो भी इक्वल टू ज़ीरो ही पुट करना है। उसकी वजह क्या है कि ये बैलेंस्ड है, तो इट्स मीन वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इट्स मीन के T1 प्लस T2 यानी कि ऊपर को जो दो फोर्सेस लग रही हैं उन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल, यानी कि नेगेटिव उसमें से W करें तो इक्वल आएगा ज़ीरो के, मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो। तो समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उसमें 1 प्लस 2 ऊपर को लग रही हैं, ये पॉजिटिव हैं, इसमें माइनस कर दिया W के साथ क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो उससे माइनस करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल आंसर आना चाहिए। ये तो सेकंड कंडीशन जो है समेशन T यानी टॉर्क, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको अगर हम देखना चाहते हैं इस पे अप्लाई करके, तो सिलेक्टिंग पॉइंट बी एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसमें से बी पॉइंट जो है हम इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हेयर टॉर्क ऑफ T1 इज़, अब यहाँ पे देखें टॉर्क T1 की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से जो T1 फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगी वो क्या कैसी होगी, ये पिक्चर इस साइड से ऐसे ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉक के हैंड्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है या 9, तो इस तरह से वो मूव करते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर टॉर्क हो तो ऐसे टॉर्क को हम नेगेटिव टॉर्क कंसीडर करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो T1 जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, उसकी वजह क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। वहीं पे जो T2 है हमारे पास, T2 अब क्या है, वो बेसिकली इस वेट की वजह से है। ये जो वेट हमने वेट जो इमेज का है, जो सेंटर ऑफ इमेज से लग रहा है, ये टॉर्क 2 जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ये नीचे को मूव करवा रहा है इमेज को। अब इसकी वजह से रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ से राइट को मूव करेगी। अगर हमारा पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से मूव कर सकती है, हम ये समझ रहे हैं। तो तीसरा जो टार्क है, आप में भी सोच रहे हो ये T2 वाला टार्क जो है इसको मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया, तो ये जो है किस एक्सिस पे लग रहा है, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। ये जो रोटेशन का एक्सिस यहाँ पे ड्रा किया है इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और हमने पढ़ा था कि टॉर्क तब प्रोड्यूस नहीं होता अगर टॉर्क के लिए जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डायरेक्टली लग रही है, तो उस सूरत में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, टॉर्क ज़ीरो होता है। तो ये वाली जो T2 वाली फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रही है, तो इस वजह से ये ज़ीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये तो पिक्चर को घुमाने में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो हमारे पास दो ही टॉर्क हैं, एक वेट की वजह से और एक T1 की वजह से। तो नीचे मूव करते हैं, नीचे इसी पॉइंट को बताया गया है, T2 का जो टॉर्क है वो ज़ीरो होगा क्योंकि इट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब हमारे पास टॉर्क 2 है, माइनस टॉर्क 1 करेंगे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से नेगेटिव साइन आया, और इनका जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए स्टेबल है ना इमेज। तो टॉर्क 2 की हमें क्या क्या वैल्यूज़ पता हैं, वेट उसका पता है 5 न्यूटन है, और बी से ओ का डिस्टेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो उन्होंने गिवन दी गई है डायग्राम के अंदर कि टॉर्क के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फोर्स और एक डिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म क्या बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, ठीक है। और ये मोमेंट आर्म को हमने जो है वो पुट करना है यहाँ ओ पॉइंट, जो है डब्ल्यू जो वेट लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे या मोमेंट आर्म पे लग रहा है, वो 20 की जो है वो मोमेंट आर्म पे ही लग रहा है।
लेकिन T1 जो है वो 20 + 20 40 सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो ये मोमेंट आर्म आपको पता है टॉर्क में दो चीज़ें होती हैं, एक फोर्स और एक मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे हमने जो पिक्चर के वेट की वजह से है उसको पुट किया 5 न्यूटन उसका वेट है, और उसकी जो मोमेंट आर्म है वो 0.2 है। और इसी तरह अगर हम T1 को देखें तो उसका डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर था, उसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 4 मीटर आया। यहाँ पे भी इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पे मेन, अब ये वाला माइनस है ना, ये वाली वैल्यू, तो इस पूरी वैल्यू को उठा के अगर हम इक्वल टू के इस साइड पे ले आएँ तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में, और ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब प्लस में आ गई वैल्यू। अब सिंपल है कि ये इस साइड पे जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा T1 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब हम अगर T1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता, 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वापस उधर जाके इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह थोड़ा सा इंटरचेंज करना है, फार्मूला बन जाएगा आपका, और हमारे पास इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो है 2.5 न्यूटन। यानी T1 का हमें पता चल गया कि 2.5 न्यूटन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 इन एंड W इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। 2.5 न्यूटन जो है वो हमारे पास, टॉर्क 2 को तो हमने फाइंड आउट करना है, और वेट जो है वो 5 न्यूटन है। तो वन इक्वेशन जो यहाँ पे हमने बनाई थी उसमें यही है ना कि टॉर्क 1 बताएं प्लस टॉर्क 2 माइनस डब्ल्यू। अब टॉर्क 1 भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, तो टॉर्क 2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी टॉर्क 1 की और वेट की, और इन दोनों को जो है वो दूसरी साइड पे भेज दिया। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास 2.5 जो है वो न्यूटन आंसर में आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क 2 जो है वो 2.5 हमारे पास होगा। ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया।